नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। आज की इस क्लास में अपन राजस्थान का एकीकरण शुरू करने जा रहे हैं। बिल्कुल 2 से 3 क्लासें आप लोगों को मिलेगी और उसके बाद में एकीकरण पूरा हो जाएगा। ये कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिसमें से प्रश्न हर एग्जाम में आपको देखने को मिलते हैं। एक किसान आंदोलन हो गया, एक प्रजामंडल, एक एकीकरण। ये इतने मतलब एग्जामिनर जो होता है उसके फेवरेट टॉपिक रहते हैं कि वो कहीं ना कहीं से प्रश्न इसमें से बनाता ही है। और ये सबसे ज्यादा कंफ्यूजन वाले भी है। अब मान लीजिए जो पुराने खिलाड़ी है वो तो कहीं ना कहीं पढ़ते रहते हैं, तो उनके ध्यान में भी रहता है और उनको इन टॉपिक की इंपॉर्टेंस पता है। जो पुराने हैं उनको, जो नए होते हैं उनको यदि तरीका नहीं पता चले कि इन्हें याद कैसे रखना है, तो उनके लिए ये बड़ी टेढ़ी खीर होती है। तो जैसे आपको किसान आंदोलन याद हुआ, जैसे आपको प्रजामंडल आंदोलन याद हुए, वैसे ही एकीकरण भी याद होगा। जैसे यहाँ पे देखो लिख रखा है, सीधा दिमाग में छपेगा, तो वास्तव में मानकर चलें कि सीधा दिमाग में छपेगा और प्रश्न भी बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, तो आज अपन शुरू करते हैं एकीकरण। आज क्योंकि गुरुवार है, शुक्रवार तक आती है अपनी क्लास सप्ताह में, और शनि रवि अपने अवकाश रहता है। शनि रवि आपको क्लास नहीं मिल पाती है, कोई ना कोई गाइडेंस का या ऐसा वीडियो मैं देता हूं। ठीक है ना, नए विद्यार्थी हो वो ध्यान रखना। चलिए, राजस्थान का एकीकरण, सबसे पहले इस चीज को समझते हैं कि ये एकीकरण है क्या। जो देखो नए विद्यार्थी है तो सर ये एकीकरण क्या है उनके दिमाग में आता है। क्या राजस्थान को एक क्यों करना है, राजस्थान तो एक ही है, क्या राजस्थान अलग अलग थोड़ी है, या भारत एक करना है तो एक क्यों करना है, ये तो एक ही है, ऐसे दिमाग में आ जाते हैं। तो अभी राजस्थान एक दिख रहा है, विद्यार्थियों को ऐसे लगेगा कि अब तो राजस्थान को और भी तोड़ा जा रहा है कि भाई पहले 33 जिले थे अब 50 जिले हैं, तो मतलब और भी तो तोड़ा है, एक कैसे किया। तो अभी जो अपन को राजस्थान दिख रहा है, मतलब उस समय भारत का यदि एकीकरण नहीं हुआ होता, सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन साहब नहीं होते और उन्होंने इतना एकीकरण का ये कार्य नहीं किया होता, तो शायद भारत एक देश नहीं होकर 565 देश में बटा होता। यानी कि उस समय 565 रियासतें थी। कितनी रियासतें थी? 565 रियासतें थी भारत के अंदर। और सभी चाहते थे, सभी भाई राजतंत्र था, सभी चाहते थे कि हम अपने अपनी शासन संभाले अलग अलग। लेकिन जब भारत को आजादी देने का समय आया, तब ब्रिटिश सरकार के द्वारा ये गाइडलाइन भी जारी की गई कि भैया अब जो है आप लोग एक होने के लिए प्रयास करें। यानी कि गाइडलाइन यह जारी की गई थी पहले कि जिस रियासत की जनसंख्या 10 लाख से ज्यादा है, ठीक है, और रेवेन्यू जो उनका है वो 1 करोड़ से अधिक है, वो ही स्वतंत्र अस्तित्व रख सकती है। तो उस समय राजस्थान के अंदर जो है बड़ी रियासतें नाम मात्र की थी, जयपुर, जोधपुर, मेवाड़ और ये थी, ठीक है, बीकानेर। तो ये बड़ी रियासतें थी जो अपना अस्तित्व स्वतंत्र रख सकती थी। बाकी यानी बाकी को किसी न किसी के अंदर मर्ज होना ही था। तो फिर ये जो है चल पड़ा पूरा का पूरा, है ना। फिर एक रियासती विभाग का गठन किया गया सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता के अंदर 5 जुलाई 1947। रियासती विभाग के गठन करने का उद्देश्य यही था कि सभी को जो है रियासतों को एक किया जाए। भाई स्वतंत्र अस्तित्व रख रही है उनको भी फिर बाद में पटापटू के एक किया गया, है ना। तब जाके जो है ये आपको राजस्थान दिखता है, वो राजस्थान अस्तित्व में आया। ये भी जो है एकीकरण राजस्थान का 7 चरणों के अंदर चला है। सीधे सीधे बनने वाले प्रश्न के कितने समय चला है, तो 7 चरणों में चला है। 8 वर्ष 7 माह 14 दिन तक ये चला है, तब जाके जो है पूरा राजस्थान एक हुआ। अब जो आपको दिखता है वो राजस्थान एक नहीं होता यदि एकीकरण की प्रक्रिया नहीं होती। तो ये यदि आप देख पाओगे तो उस समय का आप कह सकते हो उस समय ब्रिटिश राजस्थान, ब्रिटिश काल का राजस्थान है। जैसे कि यहाँ पे देखोगे तो ये देखो जैसलमेर वाली रियासत, यहाँ पे देखोगे ऊपर तो बीकानेर वाली है। फिर यहाँ पे ये देखोगे मारवाड़ जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी थी। फिर जयपुर रियासत जो जयपुर कहलाती थी उस समय, ठीक है। और यहाँ पे नीचे देखोगे तो मेवाड़, उदयपुर नहीं, मेवाड़ रियासत कहलाती थी। और बाकी जो है छोटी छोटी, ऐसे कुल मिला के 19 रियासतें थी, ठीक है। 19 रियासतें, 3 ठिकाने और एक चीफ था, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश। इस तरीके से जो अब मैं आपको याद करवाऊंगा वो याद करना है। ये तो थी मतलब भूमिका कि आप लोगों को ध्यान रखना है कि एकीकरण की आवश्यकता क्या थी और क्यों किया गया, ठीक है। चलिए आओ क्लास पे चलते हैं। अब प्रश्न जो सीधे सीधे बनते हैं वो देखो। सीधा बनने वाला प्रश्न है कि एकीकरण के समय राजस्थान में कुल रियासतें कितनी थी। सीधा सीधा पूछे और सीधा सीधा याद रखना है कि 19 रियासतें थी उस समय। कितनी रियासतें थी? 19। और कुल ठिकाने कितने थे? तो कुल ठिकाने थे 3, ठीक है। और इन्हें तो याद रखना हो तो एक ट्रिक है नकुल। नकुल याद रखोगे तो फिर आपको याद हो जाएगा। यानी कि न से ध्यान में रखना नीमराणा, ठीक है।
नीमराणा। कु से आपको ध्यान में रखना है कुशलगढ़, कुशलगढ़, और ल से ध्यान में रखना है लावा। ये 3 ठिकाने थे। अब मैं आपको बताऊं यदि कि नीमराणा तत्कालीन यानी कि उस समय अलवर रियासत में था। अब कई जना नया नया छोरा आवे, मैं कहते गुरुजी जब नए जिले बन गए नए के अनुसार बताओ ना। अरे भैया एकीकरण, किसान आंदोलन, प्रजामंडल, हिस्ट्री के जितने चीजें हैं वो उस समय जिन रियासतों में थी, अब नए जिलों के अनुसार आपको दिमाग में रखना होता है और प्रश्न की लैंग्वेज पे ध्यान देना होता है कि क्या पूछा है और सर क्या बता रहे हैं। यदि स्किप की बीमारी होगी आपके अंदर तो आप इस चीज को नहीं समझ पाओगे, क्योंकि मैं एक एक पॉइंट जो है क्लियर करता हूं। जैसे उस समय नीमराणा जो था वो अलवर में था, ठीक है, और आपको पूछे कि एकीकरण के समय नीमराणा किस रियासत का हिस्सा था, तो आप अलवर ही करोगे, आप कोटपुतली बहरोड नहीं कर सकते। लेकिन यह पूछे कि वर्तमान में नीमराणा किस जिले के अंदर आता है, तब आपको ध्यान रखना है कि वर्तमान में यह कोटपुतली बहरोड में आता है, कोटपुतली बहरोड में। ये चीजें होती है। किस तरीके से पढ़ना है ये सीखो पहले कि कैसे पढ़ना है, कैसे एग्जामिनर पूछ सकता है, कहां हमारी गलतियां होती है। तभी तो फिर माथे हाथ दे के बाहर आना पड़ता है एग्जाम हॉल से कि हमारे अनुसार तो सही था, अब गलत कैसे हो रहा है? फिर बाद में फिर आप लोगों को लगता है कि यार ये गलती हुई है ना। तो पहले ही सीखो जब चीजें बताई जाती है। डायरेक्ट यहां पे मैं बता रहा हूं तो सोचो कि ये बताया तो क्यों बताया, डायरेक्ट कमेंट नहीं। मन ध्यान है, थार सबरी टाइपिंग स्पीड बहुत बड़ी बड़ी, मैसेज घना करो थे, ठीक है, बहुत मैसेज करते हो इधर उधर, बहुत आजकल मैसेज में सारे एक्सपर्ट है, टाइपिंग में सब एक्सपर्ट वर्ड है, लेकिन डायरेक्ट कमेंट नहीं ठोकनो कि हाँ अंधेरे में तीर नहीं चलाना। पहला सोचो कि बताया तो क्यों बताया, इसके पीछे क्या कारण है, कहीं कोई शब्द छिपा है, क्या है, कैसे है। जब इतना तार्किक चिंतन कर लोगे तो सिलेक्शन हो जाएगा, है ना। चलिए अब देखो, जैसे कि ये कुशलगढ़, कुशलगढ़ उस समय भी बांसवाड़ा में था और वर्तमान में भी बांसवाड़ा के अंदर ही है, ठीक है। और ये जो है लावा, लावा उस समय जयपुर रियासत का हिस्सा हुआ करता था, ठीक है, उस समय जयपुर का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन वर्तमान में ये लावा टोंक के अंदर। और उस समय का तो टोंक भी देखोगे ना, यहां पे शायद इस नक्शे में तो नहीं है, उस समय का टोंक भी जो है अलग अलग क्षेत्रों में फैला हुआ था, है ना। तो ये यहाँ पे इस नक्शे में नहीं दे रखा, मैंने किसान आंदोलन वाला नक्शा शामिल किया था ना, उसमें दे रखा था। तो ये आप लोगों को ध्यान में रखनी है चीजें, जिस तरीके से बता रहा हूं वैसे ध्यान में रखनी है, ठीक है। याद करने का तरीका क्या है, नकुल, तो आपको 3 ठिकाने हैं वो याद हो जाएंगे। रही बात केंद्र शासित प्रदेश की, तो केंद्र शासित प्रदेश एक ही था, अजमेर मुख्य, और उसके पास ही जो छावनी थी नसीराबाद सबसे शक्तिशाली, मैंने बताया था कि नसीराबाद छावनी जो है वो अजमेर में शस्त्रागार था उसका जो है ध्यान रखती थी, यानी कि शस्त्रागार के पास वाली ही मजबूत होगी। तो वहीं से शुरुआत क्रांति की हुई थी। पूछे प्रश्न, पूछा कि नहीं पूछा, तो यही तो बात है। चलो लो स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ते हैं। एकीकरण पूरा ट्रिक पे करेंगे, है ना, बढ़िया, याद आपको करवा दूंगा। फिर मैंने बताया आप लोगों को कि रियासती विभाग का गठन किया गया। तो सीधा सीधा बनने वाला प्रश्न है कि रियासती विभाग का गठन कब किया गया, ये पूछे तो ध्यान रखना 5 जुलाई 1947, तब जो है रियासती विभाग का गठन किया। और ये गाइडलाइन जारी की कि भैया 15 अगस्त से पहले पहले या तो आप जो है भारतीय संघ में मिल जाओ या फिर अपनी जो है अस्तित्व कायम कर लो, क्योंकि मैंने जो शर्त बताई उसके अनुसार अस्तित्व होना चाहिए था। 10 लाख तो जनसंख्या होनी थी और रेवेन्यू होना चाहिए था 1 करोड़ से अधिक, ठीक है, तब जाके जो है आप रह सकते हो। तो ये हर किसी के नहीं थी। रियासती विभाग का गठन करने का उद्देश्य क्या था, सभी रियासतों को एक किया जाए। तो इसके अध्यक्ष कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार इनकी उपाधि थी जो बारदोली आंदोलन में मिली थी, इनको महिलाओं ने दी थी। वल्लभ भाई मैं लिख रहा हूं, आप पटेल लिख देना आगे, ठीक है, यहां बोर्ड पे। और ये जो है वीपी मेनन, ये सचिव थे, इनकी भी बहुत ज्यादा, भाई पटेल जी जो है वीपी मेनन को भेज देते थे कि मेनन साहब जाओ, वो फलानियों आदमी नहीं मान रही हो है, देखो क्या मामलो है, ठीक है, साम दाम दंड भेद, चारों नीति काम में लेते थे और जैसे तैसे उसको जो है मिलाना है। ये वीपी मेनन साहब का काम था और सरदार वल्लभ भाई पटेल का। तो रियासती विभाग यदि आप लोगों को पूछते हैं तो ध्यान रखना, आने वाले समय पूछा जाएगा। अब आओ थोड़ी सी बेसिक जानकारी देखते हैं कि उस समय तत्कालीन, इस शब्द को ध्यान में रखना, ये बार बार बोलता हूं मैं। आज तो आपके लिए कैबिनेट मिनिस्टर साहब से भी मिलके आया हूं मैं, हालांकि हमारे जो है पुराने रिलेशन है,
मिनिस्टर अब बने हैं, लेकिन व्यवहार जो है पहले से कायम है, ठीक है ना। मित्रता हमारी पहले से है। उनके जो दोनों सुपुत्र हैं तो बहुत बढ़िया व्यवहार रखते हैं, और मतलब बहुत रात दिन उठना बैठना साथ में। अब राजनीतिक परिवार वो हो गया, वो बात अलग है, लेकिन हम जो है घरेलू टर्म्स मेंटेन करते हैं, राजनीति के हिसाब से नहीं। हाँ, ये जरूर है कि राजनीति के हिसाब से आपका एक पक्ष रखा है कि साहब पशु परिचर के विद्यार्थी बहुत परेशान हो रहे हैं, यदि फॉर्म की डेट खुल जाए तो उनको खुल के तैयारी करने का एक मतलब रास्ता दिखे, तो उन्होंने साहब ने यही कहा कि जो है मैं बात करता हूं कर्मचारी चयन बोर्ड में क्या स्थिति है, कैसे है, और जल्द इसकी डेट खुलवाते हैं। और फिर मैंने समय भी मांगा है कि और भी कुछ बातें हैं विद्यार्थियों की, और आपके भी विचार से विद्यार्थी रूबरू होने चाहिए, तो कुछ समय निकालें आप। तो एक बार जैसे जयपुर जाएंगे, अभी इनकी व्यस्तता है, फिर जैसे ही यहाँ पे आएंगे वापस, तब एक बढ़िया सा जो है अपन वार्तालाप रिकॉर्ड करके आप लोगों के समक्ष मैं डाल दूंगा। देखना जरूर उसे कि क्या क्या उनके विचार है और क्या वो कर सकते हैं विद्यार्थियों के लिए, है ना। विद्यार्थियों की जो बातें हैं वो मैं रखने की कोशिश करूंगा उनके सामने। कैबिनेट मिनिस्टर है तो बहुत अच्छा पद है, अपन रखते हैं एक पक्ष विद्यार्थियों का, अपने को बाकी कोई हित लेना नहीं है। हाँ, विद्यार्थियों के लिए प्रयास करें, ये अपन जरूर चाहेंगे, ठीक है। सबसे प्राचीन रियासत, सब प्राचीन अगर जूनी कहते हैं ना, जूनी यानी पुरानी, तो मेवाड़ ही है भाई। राजवंश कह दो चाहे रियासत कह दो, मेवाड़ जूनो की नहीं है, ठीक है, वो याद रखना। सब प्राचीन रियासत कह तो मेवाड़। सबसे नवीन गठित रियासत यदि पूछा जाता है तो ध्यान रखना झालावाड़। झालावाड़ सबसे नवीन गठित रियासत है, ठीक है। सबसे बड़ी रियासत, अब सबसे बड़ी में दो ध्यान रखना, एक तो मारवाड़, मारवाड़ का मतलब ही जोधपुर है, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। और एक जयपुर के गुरुजी ऐसे कैसे, पहला नंबर दूसरा नंबर है क्या, नहीं। मारवाड़ जो है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से है, क्षेत्रफल की दृष्टि से है। जयपुर जो है वो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी। तो जैसे पूछते हैं उस समय सबसे बड़ी में आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, छोटी में आपके कोई समस्या नहीं है, सबसे छोटी में चाहे क्षेत्रफल पूछो चाहे जनसंख्या पूछो, आपको ध्यान रखना है शाहपुरा, ठीक है। और एकमात्र मुस्लिम रियासत जो थी वो टोंक थी। कौन सी थी, टोंक। और उस समय शासकों को तोपों की सलामी दी जाती थी, उनकी मतलब उससे पता चलती थी कि उनकी वैल्यू कितनी है, ठीक है। तो आपको दो रियासतें ध्यान में रखनी है, एक तो शाहपुरा और एक किशनगढ़, जिनको तोपों की सलामी नहीं दी जाती थी। कोई सलामी नहीं तोपों की, ठीक है, नहीं दी जाती थी, यह भी ध्यान में रखना। शाहपुरा ऐसी रियासत थी जिसमें सबसे पहले उत्तरदायी शासन की स्थापना हुई, ठीक है। देखो, मैं बोल के भी बहुत सारे प्रश्न बता देता हूं आपको, इसलिए कहता हूं कि स्किप नहीं करना है और सिर्फ पीडीएफ के भरोसे नहीं रहना है, क्लास देखनी ही देखनी है। मैं कोई आपसे वार्तालाप करने नहीं बैठता आधा घंटा के, हाँ भाई अपन बातें ही करेंगे, बातें करनी होती तो लाइव लेता ना। इसलिए क्लास एक जो है ना, ये चैटिंग में बहुत ज्यादा मैसेज करते हो अनर्गल, क्यों फिर ब्लॉक हो जाओगे, टेलीग्राम से निकाले जाओगे। भाई हमारी टेक्निकल टीम बहुत एक्टिव रहती है, ढूंढ के निकालेगी, टेस्ट सीरीज से भी निष्कासित किए जाओगे। हमें सिर्फ पढ़ने वाले विद्यार्थी चाहिए, हमें नहीं बढ़ानी, हमें जो है कोई रिकॉर्ड नहीं बनाना है हमें कि आप ज्यादा से ज्यादा जुड़ेंगे या वो होगा। हाँ, हमें रिकॉर्ड बनाना है तो आप लोगों के सिलेक्शन का, और वो तभी होगा जब आप लोग सीरियस रहोगे। फालतू पंचायतियों करो नहीं, लिख के ले लेना, किसी कागज पे लिख के ले लेना, हम जो है पंचायती के लिए जुड़ते थे, हमारा सिलेक्शन नहीं होगा, लिख कर किसी कॉपी में डाल देना, जब रिजल्ट आ जाएगा देख लेना। कारण यही है, पंचायती करने वालों का सिलेक्शन नहीं, पढ़ाई करने वालों का सिलेक्शन होता है, ठीक है। आप लोगों को एक दूसरे का मजाक बनाना है, मखौल उड़ाना है, ठीक है, इसलिए जुड़ते हो लाइव, तो मत जुड़ा करो, कोई जरूरी नहीं है। क्यों समय, सबसे जो कीमती चीज होती है वो समय है, क्यों समय व्यर्थ करते हो, ठीक है। और बाद में आप लोगों को लगे कि हमें तो नरेगा मजदूरी ही करनी है, तो कोई नहीं, करो, अभी समय का मजाक बनाओ, बाद में समय आपका मजाक बनाएगा, तब आंखें खुलेगी कि वास्तव में गुरुजी कहते सही थे, सही बात कह रहे थे। हमें कड़वी लगी थी उस समय, खारी लगी थी कि ये फालतू कह रहा आदमी, लेकिन बात सही है। समझ जाओ और संभल जाओ, इसी में फायदा है, ठीक है। लो स्क्रीनशॉट, बाकी कोई फायदा नहीं रखा, और न मुझे कोई फायदा नहीं है कि आप लोगों को कहने से मेरे कोई फायदा हो रहा हो, कुछ भी नहीं है, ठीक है। 4 मेंबर कम ही होंगे, लेकिन कम से कम जो कम नहीं होंगे और जुड़े रहेंगे वो सुधरेंगे तो सही,
और सिलेक्शन ले लेंगे तो उनका ही जीवन सफल होगा। अब देखो क्या है, एकीकरण के चरण कितने हैं? एकीकरण 7 चरणों में पूरा हुआ। आपको पूछे तो ध्यान रखना 7 चरणों में पूरा हुआ। यदि पूछे समय कितना लगा, टोटल इसके अंदर कितना समय लगा, तो ये ध्यान रखना कि 8 वर्ष, 8 वर्ष लिख देना, 8 वर्ष याद रखो। उसके बाद में आपको महीने और दिन कैसे याद होते हैं, देखो 7 दूनी 14, ठीक है, 8 वर्ष 7 माह 14 दिन, बिल्कुल ही आसान। यदि कोई नए विद्यार्थी है उनके लिए भी क्या, हाँ गुरु जी बात तो बढ़िया है, 8 वर्ष 7 माह 14 दिन, ये तो हम आराम से याद कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। अब ये क्या है, किसके फोन नंबर है? आज अपने गए थे ना, मैं मिनिस्टर साहब के पास गया था, उनके नंबर है, लिख लेना, डायरेक्ट कोई काम हो तो आप भी मुलाकात कर सकते हो, ठीक है। आपको भी कोई मतलब ऐसा अपॉइंटमेंट लेने जरूर नहीं, ये नंबर लगाना सीधे, ठीक है, ऐसे याद तो हो जाएंगे। हाँ, ये नंबर क्या काम आएंगे, देखो 18 25 18 30 का आधा 15, ये देखो 30 का आधा हो रहा है ना, ऐसे ही याद करना है इसको, 18 25 18 30 का आधा 15 26 1। अब 26 1 तो हाँ हो रही याद रहे, अब जनवरी महीना ही चल रहा है, 26 1 आने वाली, 26 जनवरी आने वाली है, तो इसे भी याद करने में कोई ज्यादा लोड पड़ने वाला नहीं है। 18 25 18 भाई, 18 25 18 30 का आधा 15 26 1। और एकीकरण की सारी जो है तिथियां आप लोगों को याद होने वाली है, मेहरबान कतरदान दीजिए थोड़ा ध्यान। एकीकरण की सारी तिथियां याद हो जाएगी तो बढ़ेगा आपका ज्ञान, ठीक है। चलिए देखो अब क्या ध्यान रखना है, मामा अम्मी जान, अरे वाह ये भी तुक बैठ गया, मामा अम्मी जान, वो भी याद रह जाए, बिल्कुल आसान। और चलो एक बताऊं, देखो एकीकरण पूरा का पूरा जो है 48 से शुरू होकर 56 तक चला है, 1948 यानी रियासती विभाग बना उसके बाद में शुरू होके और एंड तक चला है। अब देखो यानी कि आपको 3 बार याद रखना है 48, 48 48 48, 2 बार याद रखना है 49 49, 1 बार याद रखना है 50 और 1 बार याद रखना है 56, 1956। 56 इंच का सीना होते ही एकीकरण पूरा हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो 19 19 लगा देना आगे। अब ये मामा अम्मी जान और ये क्या है 48 48, अब देखो यानी कि ये 18 के साथ में माह से आपको लेना है मार्च, ठीक है, 25 के साथ में भी आपको माह से लेना है मार्च, ठीक है, 18 के इसके साथ में आपको इस अ से लेना है अप्रैल, अप्रैल, ठीक है। इसमें 2 माह है, देखो माह और मी ऐसे, तो एक जो माह है आधा उससे आपको फिर लेना है मार्च, और एक मी लिखा हुआ है, मी का मतलब है मई, ठीक है, मी का मतलब है मई, और ये जान यानी कि ये जान तो ज से तो जनवरी और न से नवंबर, ये हो गए आपको महीने याद, ये है तारीख और ये है सन। अब देखो जैसे पहला चरण पूछे तो ये मिलान, ठीक है, पहला चरण पूछेंगे तो 18 मार्च 1948, दूसरा चरण पूछेंगे तो 25 मार्च 1948, तीसरा चरण पूछेंगे तो 18 अप्रैल 1948, फिर पूछेंगे तो 30 मार्च 1949, फिर पूछेंगे 15 मई 1949, फिर पूछेंगे 26 जनवरी 1950, फिर पूछेंगे 1 नवंबर 1956। कहां जोर पड़ा, कहीं नहीं। जब प्रश्न बनेगा तब कंफ्यूज हो गए ना, तब ये आपके हेल्प करेगी ट्रिक कि हाँ सर, और बिल्कुल आसान, ऐसा भी नहीं कि आपको रटना पड़ रहा है, वो चीज भी नहीं है। जो फ्रेशर्स विद्यार्थी है ना वास्तव में कहेंगे कि हाँ सर ये तो बहुत ही गजब काम हो गया। तो ले एक बार स्क्रीनशॉट पर से बढ़ा आगे। एक चीज याद हुई है, अभी तो पूरे 7 चरण जो है आपके तो जहां से प्रश्न बनते हैं वो लगभग याद हो ही जाएंगे इसी क्लास में, ठीक है। चलिए अब ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है कि एकीकरण के चरण कितने थे, ये हमेशा ध्यान रखना। एकीकरण के चरण जो थे वो 7 थे। अपनी सारी ट्रिकें इस 7 चरणों के इर्द गिर्द ही घूमेगी। और क्या पूछा जाता है कि पहले चरण में राजधानी कौन सी थी, दूसरे चरण में राजधानी कौन सी थी, तीसरे में राजधानी कौन सी थी, चौथे में राजधानी कौन सी थी, ऐसे पूछा जाता है, ठीक है। तो यहां पे भी मैं बताऊं आपको, ठीक है, अलका और उदय 2 जनों की हुई शादी और बाद में बोली जय, ठीक है, अलका उदय की 4 बार जय बोली है, ठीक है। तो यहां पे एकीकरण की राजधानियां हैं, इसमें आप ध्यान रखना अलका उदय की 4 बार जय। जय एक बार बोलने मजो नहीं आया, 2 बार बोलने मजो नहीं आया, 3 नहीं 4 बार जय बोली,
ठीक है, अलका उदय की 4 बार जय। अब क्या गुरुजी ये क्या है 4 बार जय? देखो, सबसे पहले चरण की राजधानी यहां से आपको ध्यान रखनी है अलवर थी, ठीक है, सबसे पहले चरण की अलवर थी। दूसरे चरण की यहां से ध्यान रखनी है कोटा थी, ठीक है। तीसरे चरण की ध्यान रखनी है उदयपुर थी, उदयपुर थी। 3 गए, 7 में से 3 गए, पीछे बचे 4, यानी कि बाकी के 4 चरण की राजधानी जयपुर थी, ठीक है, बाकी के 4 चरण की राजधानी जयपुर थी। अलका उदय की 4 बार जय, अलवर, कोटा, उदयपुर पहला, दूसरा, तीसरा चरण, और बाकी के 4 यानी कि टोटल हो गए 7, और बाकी के 4 में जयपुर थी। इमास्ते अपन जय बोला दी। चलिए, अब ये क्या है? राजस्थान के एकीकरण की राज प्रमुख, एकीकरण के कर देना, ठीक है, एकीकरण के राज प्रमुख। अब राज प्रमुख बनाए गए, देख कोई कैसे बनाए, ये मैं जब चरण चलेंगे ना अपन डिटेल में जब पढ़ेंगे, अभी तो मैं आपको ये चीजें याद करवा रहा हूं डायरेक्ट। जब डिटेल में अपन पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे कि एकीकरण के चरण चले हैं जब राज प्रमुख बने, यानी कि जो मेन राजा था, जो बड़ी रियासतें थी वो अस्तित्व स्वतंत्र रख सकती थी, तो उनको भाई कोई पद देना पड़ेगा कि अब जो है भाई फलाना चरण का गठन हुआ, इसका नाम ये है और इसके जो है आप हेड रहोगे, तो वो कहलाए राज प्रमुख। अब और भी कोई दूसरा हेड मिल रहा है तो उसे बना दिया महाराज प्रमुख और इनको बनाया राज प्रमुख। इस तरीके से एडजस्ट किया गया उस समय। भाई सबको राजी रखना पड़ता है, परिवार में जोड़ना है तो सबको राजी रखना पड़ता है, ठीक है ना, वही चीज है। तो राज प्रमुख, राज प्रमुख में आपको ध्यान रखना है ट्रिक, उदय भी भोपा, उदय को भाई भोपे के पास ले जाया मनवाने के लिए, उदय भी भोपा मान 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 मान, ठीक है, भोपा जी के पाड़े ले जाया कि मान 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 मान, उदय भी भोपा, और 4 बार कर लेना मान 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 मान। अब कहे गए कि 7वें चरण में गुरुजी मान सिंह, एक बार याद करो रहे, 7वें चरण में मेरे को पता है कि भाई आपके जो है राज्यपाल का पद आ जाएगा, मुख्यमंत्री का आ जाएगा, सब है, लेकिन एक बार याद करो इसे, ठीक है, इस तरीके से याद करना, 7 चरण याद करो एकीकरण के, ठीक। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, ज्यादा दिमाग लगाने से क्या है, अति विद्वता, विद्वता की अति जो है, मेरे जैसे मंदबुद्धि बन के रहो ना, मेरे जैसे मंदबुद्धि तो मत बनो, होशियार बनो थोड़े तो, लेकिन विद्वता की अति जो है वो गोड़े देती है, गोड़े देती है, समझते हो ना, यानी कि वो कहीं ना कहीं आप लोगों को पीछे रखती है। पात्र हमेशा खाली रखो खुद का, सीखने की गुंजाइश हमेशा बचनी चाहिए, तभी आगे बढ़ने के रास्ते खुले रहते। नहीं आपने लागे कि मेरे को सब आवे और काल को छोरो मन का पढ़ाए, तो उसके सीखने के रास्ते वहीं बंद, ठीक है, उसकी कोई गुंजाइश ही नहीं बची सीखने की। तो ये हमेशा ध्यान में रखना। क्या है? उदयभान सिंह धौलपुर सबसे पहला राज प्रमुख बनाया गया, उदयभान सिंह धौलपुर को, ठीक है। दूसरे चरण का राज प्रमुख बनाया गया भीम सिंह जी कोटा, भीम सिंह कोटा। तीसरे चरण का बनाया गया भूपाल सिंह जी, भोपाल लिख देता हूं मैं, भूपाल सिंह है, ठीक है, क्योंकि यहां पे ये लिखा है ना, भूपाल सिंह जी उदयपुर, मेवाड़ मतलब। और चौथे के बनाए गए मान सिंह जयपुर, मान सिंह जयपुर, जो 7वें चरण तक रहे हैं, ठीक है। फिर बाद में इनको बना देंगे महाराज प्रमुख भोपाल सिंह को, और इनको बनाएंगे राज प्रमुख। इस तरीके से राजी रखे हैं सबको। तो ये राज प्रमुख और राजधानियां दोनों याद हो गई आप लोगों को, लीजिए स्क्रीनशॉट। उदय भी भोपा मान 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 मान, अलका उदय की 4 बार जय। चलो भाई आओ आगे। अब पूछते हैं एकीकरण के चरणों के उद्घाटन करता। उद्घाटन करता में आपको ध्यान रखना है 4 ही चरण के पूछे जाते हैं, और 4 ही चरण के हैं उद्घाटन करने वाले, बाकी फिर ऐसे ही हुआ है, ठीक है। तो उद्घाटन करता में क्या है, अपने ध्यान रखना है जीजीडी, ठीक है। जीजीडी करा तो बेटा जीजीडी थोड़ी हो, जीजीडी तो 2021 में अस्तित्व में आयो है, कोई बात नहीं, जीजी का नेहरू सरदार कर देते हैं, जीजी का नेहरू सरदार, क्योंकि उस समय नेहरू जी थे और सरदार थे, सरदार पटेल थे, तो कोई बात नहीं, अपने यानी कि दमदार थे उस समय। जैसे आज आप लोगों के दिलों पे राज करता है जीजीडी, वैसे उस समय नेहरू जी भी थे और सरदार वल्लभ भाई पटेल भी थे। तो चलिए, तो जीजी का नेहरू सरदार उस समय, अब है जीजीडी गौरव ज्ञान धारा, ठीक है। उद्घाटन करता में देखो क्या ध्यान रखना है, जीजी यानी गॉडगिल, एनवी गॉडगिल, पूरा नाम था नरहरि विष्णु गॉडगिल, ठीक है, गॉडगिल ऊर्जा मंत्री थे उस समय ये, हाँ खनिज और ऊर्जा, ठीक है। दूसरे चरण में भी ये, पहले चरण में ये, दूसरे चरण में ये, तीसरे चरण में नेहरू जी थे, ठीक है, पंडित नेहरू लिख देता हूं याद रहेगा आपको,
नेहरू जी थे, और चौथे चरण में सरदार पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। 4 चरण के याद रखने, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। फिर देखो एकीकरण के प्रधानमंत्री, एकीकरण के 7 चरण और 7 चरणों के प्रधानमंत्री। अब 7वें चरण में जाके जो है मुख्यमंत्री हो गए, पहले कहलाते थे प्रधानमंत्री। ठीक है, अब इसमें क्या ट्रिक है, इसमें ट्रिक है आपके शोभा गोकू माणी हीरा हीरा हीरा, शोभा गोकू माणिक और हीरा। शोभा और गोकुल को चाहिए माणिक और हीरा, ऐसे याद रखना, शोभा गोकू माणिक और हीरा 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 हीरा, यानी हीरा 4 बार है। ठीक है, हीरा 4 बार, यानी हीरालाल शास्त्री। हीरा का मतलब हीरालाल शास्त्री। अब क्या है, शोभा का मतलब शोभाराम कुमावत, कुमावत। गोकू का मतलब गोकुल भाई भट्ट नहीं है। ठीक है, ये स्पेशल ध्यान रखना, गोकुल लाल असावा है, गोकुल लाल असावा। कई जने यही गड़बड़ कर देते हैं। ठीक है, माणिक्य लाल वर्मा, वो तो हाफ हो है, याद रह जी, वर्मा जी। ठीक, और ये आराम से याद रहेगा, हीरालाल शास्त्री। फिर बाद में मुख्यमंत्री, पहले मुख्यमंत्री भी यही होंगे ना। ठीक है, तो इस तरीके से आपको याद रखना है प्रधानमंत्री 7, यानी कि ये आधा एकीकरण आपको याद हो गया। पशु परिचर वाले, मैं अच्छा साइड में स्क्रीनशॉट के लिए ऐसा हटाऊं, ठीक है ना, ले लो। पशु परिचर वालों के तो यूं ध्यान रखना कि काम हो गया। आपके आपके जो सवाल बनने की सबसे ज्यादा संभावनाएं थी वो मैंने पूरा का पूरा निबेड़ लिया। हालांकि ये क्लास पूरी नहीं हुई है, यूं नहीं के थे ओके गुड इवनिंग बाय टाटा करण जाता रहो। रुको रुको जरा, सब्र करो, क्लास अभी बाकी है। एक जनों के गुरुजी आप साइड में, हाँ कल की बताता हूं क्या, वो उस तरफ क्या देखते हो, राइट साइड में जो आप लोगों को स्क्रीन दिखती है ना, वही स्क्रीन मुझे दिखती है। अब ऐसे कैसे बताऊं आप लोगों को, नहीं तो मैं कोई सिस्टम है नहीं बताने का, नहीं मैं बताता। यानी कि विजन कैसा दिख रहा है, आप लोग कई बार कहते हो ना सर क्लियर नहीं दिख रहा, वो नहीं दिख रहा, मुझे इसलिए मैं बार बार चेक करता हूं दिख रहा कि नहीं, रिकॉर्ड हो रहा है या नहीं, वो चीज दिखती है, आवाज आ रही है या नहीं, सारा सब कुछ सिस्टम यहां पे मुझे दिखता है ये। तो इसलिए बार बार मैं वहां पे देखता हूँ। कई जना हो चाहे गुरुजी बट लिखियोड़ो है, कि लिखियोड़ो कौन है, स्टूडियो में एक लाइव क्लास ले लूं और बिना टेक के लेता हूं। ठीक है ना, लाइव इसलिए नहीं लेता हूं क्योंकि समय व्यर्थ होता है, बिना टेक है, कोई नहीं है, 1 टेक में लेता हूं पूरी। ठीक है, ये समय बचाने के लिए और ताकि बीच में जो है अपनी सीक्वेंस टूटे नहीं बातों के माध्यम से, इसलिए अपलोड होती है क्लास। बाकी ये विजन देखने के लिए है कि हाँ आप लोगों को कैसा विजन दिख रहा है। आपके हरी पट्टी चल रही है ना, अब देखो मैं बोतल जैसे मैं नीचे कर रहा हूं तो ये नीचे हुई, ये ऊपर हुई है, अब जैसे अब ऊपर हुई है, तो मुझे वहां पे विजन दिखता है कि हाँ ये इस तरीके से वहां पे दिख रहा है, स्टूडेंट को ऐसा शो होगा। ठीक है, आ चीज है। कई जना तो खोज ले क्या, हाँ के ध्यान मत लिखियो डो। चलिए स्क्रीनशॉट तो आपने ले लिया, बढ़ते हैं आगे। अब चलते हैं पहले चरण की तरफ। ठीक है, पहला चरण का नाम था मत्स्य संघ। क्या नाम था, मत्स्य संघ। मत्स्य संघ नाम भी इसलिए रखा गया, महाभारत काल से संबंधित स्थल रहे हैं तो उससे संबंधित नाम रखा है। के मुंशी, कन्हैया लाल माणिक्य लाल मुंशी, उन्होंने जो है ये नाम दिया था। अब देखो सबसे पहला चरण गठित कैसे हो, आप लोगों को है ना, यदि राजस्थान के अंदर एकीकरण के चरण याद रखना है तो सबसे बेस्ट तरीका है यहां से शुरू करके और फिर आएंगे सेंटर की तरफ। ठीक है, इस तरीके से एकीकरण हुआ है। अब कई जने अभी भी मैं बताऊंगा ना, एकीकरण के चरण के अंदर ABCD यानी अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर ही जुड़े हैं। अब कई जना कहते गुरुजी बेटे तो खैरतल तिजारा जुड़ियो, कौन जुड़ियो? अरे भाई खैरतल तिजारा अब बना है, उस समय की रियासतों की बात होती है यहाँ। उस समय जिले नहीं थे, 33 जिले भी नहीं थे, जो रियासतें थी वही ध्यान रखनी है। कल्चर और अपने क्या कहते हैं हिस्ट्री, नए जिलों के अनुसार कोई ज्यादा बदलाव नहीं है। कल्चर में तो फिर भी स्थान मान लो ध्यान रखना है आप लोगों को कि भाई पहला मंदिर जो है यहाँ आता था, अब जैसे आसोतरा वाला मंदिर बाड़मेर जिले में पड़ते थे, अब बालोतरा में पड़ते हैं। हिस्ट्री में क्या करो, रियासतें जो थी वही रहनी है भाई। किताब में तो मैंने स्पेशल वहां पे नोट भी डाले कि भाई इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, ये वही पढ़ना है, इसका डेटा इतना उपलब्ध है, यही पढ़ना है। सारी किताब इतनी टॉप क्लास लिखी है कि आप लोगों को मतलब
किसी तरह की गाइडेंस की भी आवश्यकता नहीं पड़े, आप उस किताब को ही पढ़ के आप जो है बहुत अच्छी तरीके से तैयारी कर सकते हो। आ जाएगी 2-3 दिन में मिल जाएगी आप लोगों को, बताऊंगा वीडियो बना के, ठीक है। अब देखो उस समय अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली, इन 4 रियासतों को सबसे पहले देखो, यदि देखोगे तो ये एनसीआर क्षेत्र है, यानी नेशनल कैपिटल रेंज है ना अब वर्तमान में वो, यानी कि कहां, दिल्ली के पास पड़ेंगे। तो इनके ऊपर सबसे पहले रियासती विभाग ने दबाव डाला कि भाई आप छोटे राज्य हो, आपको जो है दूसरे राज्य मिला लेंगे, आप हमारे भारतीय संघ में मिला लो वगैरह ये। तो इन्होंने सोचा कि हम जो है आपस में, फिर बाद में कंडीशनें तो बहुत हुई थी कि आपस में मिलके, अब हुआ क्या उस समय देखो, अलवर और भरतपुर वाला क्षेत्र क्या कहलाता है, मेवात कहलाता है, यानी कि मेव बाहुल्य। यहां पे क्या, मेव बाहुल्य। अब यहां की मेव जनता जो है एक अलग ही देश बनाना चाहती थी जिसका नाम था मेवस्तान, ठीक है, मेवस्तान का निर्माण करना चाहती थी। और इसके कारण जो है यहां पे दंगे भी हुए, ठीक है, दंगे भड़क गए। और ये दंगे भड़काने का आरोप लग गया अलवर नरेश तेज सिंह पे और इनके दीवान एनवी खरे पे। ये आरोप लगा। इस दरमियान जो है जनवरी में आप लोगों को पता ही है महात्मा गांधी की हत्या हो गई, तो महात्मा गांधी की हत्यारों को शरण देने का आरोप भी इस पे लगा। इसी कारण से अलवर के तेज सिंह जी जो थे, भाई रियासत सबसे बड़ी और वैसे देखा जाए तो सबसे पावरफुल, लेकिन अलवर के तेज सिंह जी को राज प्रमुख नहीं बनाने का कारण भी यही था कि इनके ऊपर मुकदमा चल रहा था, ठीक है। तो मेवस्तान की मांग होने लगी। अब जैसे कि दिल्ली की तरफ मिलाने की भी मतलब कवायद चलने लगी, तब इन्होंने जो है आपस में 4 छोटी रियासतें आपस में मिलकर एक मत्स्य संघ का निर्माण किया गया, ठीक है, मत्स्य संघ का निर्माण हुआ। तो इसकी स्थापना तो यदि देखोगे तो ये देखो, अभी आपने ट्रिक से भी पढ़ा है और यहां पे भी लिख रखा है, ठीक है। अब 17-18 मार्च 2 क्यों लिखा है, उसके पीछे कारण है कि भरतपुर क्या है, जाट बाहुल्य, भरतपुर और धौलपुर जाट बाहुल्य। तो जाट जो नेता थे यहाँ के देश राज्य वगैरह, उन्होंने कहा कि ये तो जाटों के विरुद्ध जो है काम हो रहा है, और इन्होंने फिर बीच में और अड़ंगा कर दिया। इन्होंने अड़ंगा कर दिया तो थोड़ा जो है कार्यक्रम डिले हो गया, और डिले होने की वजह से फिर उस दिन, जिस दिन जैसे 17 मार्च को करना था, 17 मार्च को 2 घंटे डिले से उद्घाटन तो किया, लेकिन वास्तविक कार्य जो करना प्रारंभ है वो 18 मार्च से किया, इसलिए अपन 18 मार्च पढ़ते हैं, ठीक है। तो 18 मार्च 1948, 18 मार्च 1948। अब देखो ट्रिक याद करोगे तो 18, 25, 18, 30 का आधा 15 ऐसे करता, तो 18 फिर मामा अम्मी जान फिर 1948, तो वो भी तिथि ऐसे भी आपके याद हो जाएगी। शामिल रियासतें संख्या पूछे तो 4, और यदि पूछे तो ध्यान रखना ट्रिक के माध्यम से ABCD। ABCD का क्या मतलब है कि ABCD का मतलब है A से तो अलवर, B से भरतपुर, C से करौली। अब कोई कहते हैं कि सर K से होता है, कोई बात नहीं, इसमें C से कार भी तो होता है, ठीक है, तो अपन करौली पढ़ लेते हैं, और D से धौलपुर। भाई इंग्लिश ऐसी भाषा है, हिंदी जैसी थोड़ी है, इसमें तो कई चीजें हो जाती है। क्षेत्रफल यदि देखोगे इसका तो 12,000 वर्ग किलोमीटर, वर्ग किमी, ठीक है। जनसंख्या देखोगे तो लगभग 18 लाख से भी अधिक थे, 18.38 लाख है टोटल, 18 लाख लगभग, ऐसे ध्यान रखना, याद जल्दी होगी, ठीक है। राजधानी देखोगे तो राजधानी देखो अलका उदय की 4 बार है, राजधानी अलवर को ही बनाई है, राजधानी अलवर को ही बनाई है, लेकिन राज प्रमुख तेज सिंह जी को नहीं बनाया। राज प्रमुख बनाया किसे, उदयभान सिंह धौलपुर। धौलपुर भी तो शामिल है ना, उदयभान सिंह धौलपुर। क्यों नहीं बनाया तेज सिंह जी को, ये भी मैंने बता दिया आप लोगों को, ठीक है। चलिए ले स्क्रीनशॉट ले एक बार। भाई मैं पशु परिचर का लेवल लेके चल रहा हूं, स्कूल व्याख्याता के अंदर और भी डिटेल बताई थी मैंने। स्लाइड आप लोगों को लगे कि सर हाँ सेम दिखती है, लेकिन क्लास का लेवल यदि देखना हो तो स्कूल व्याख्याता वाली क्लास एकीकरण की आप देख लेना, उसमें डिटेल जो है ज्यादा बताई। हर एग्जाम का एक लेवल होता है, उस लेवल को लेकर चलना जरूरी है, उसे ही एग्जाम अप्रोच कहा जाता है, ठीक है ना। चलिए फिर देखो राज प्रमुख। राज प्रमुख कौन थे, उदयभान सिंह धौलपुर। ये मैं रियासत के नाम राज प्रमुख और इनके साथ में लिख रहा हूं ना, आप लोगों को भी ऐसे ही याद रखना है, क्योंकि ये चीजें ऐसे पूछ ली जाती है कई बार। उदयभान सिंह कहां के थे, तो आपको डायरेक्ट याद करना उदयभान सिंह धौलपुर। जैसे आप याद करते हो ना गौरव सिंह घाणेराव के प्रॉपर कहां से, घाणेराव से, तो बस यही चीज है, डायरेक्ट याद करो इनको भी। प्रधानमंत्री देखो ट्रिक याद करो, शोभा गोकुमाणी हीरा हीरा हीरा, तो फिर क्या था, शोभाराम कुमावत। शोभाराम
कुमावत। मैंने कहा ना आपको, मैंने ट्रिक के माध्यम से सातों चरण वैसे ही याद करा दिए। अब अपन चल रहे हैं डिटेल में। उप राज प्रमुख के अंदर ध्यान रखना गणेश जी थे, गणेश पाल जी करौली के, ठीक है। उद्घाटन करता जीजिका नेहरू सरदार यानी कि एनवी गॉडगिल, गॉडगिल। और वार्षिक आय पूछे तो ध्यान रखना 184 लाख, ठीक है, इस पूरे मत्स्य संघ की 184 लाख। अब वर्तमान का जो है संबंध नहीं बिठा सकते। अब देखो अलवर से टूट के जो है खैरथल तिजारा अलग हुआ है, अलवर का ही कुछ अंश लेके कोटपुतली बहरोड बनाया, लेकिन जयपुर का भी कुछ अंश मिला है। एकीकरण और प्रजामंडल वगैरह आपको पुरानी यानी तत्कालीन, मैं तो कह रहा हूं 33 जिलों के अनुसार भी नहीं पढ़ना है आपको तो वो तत्कालीन रियासतों के अनुसार पढ़ना है। 19 रियासतें थी ना, उसके अनुसार पढ़ना है, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना। और ये एक बार स्क्रीनशॉट लो। क्लास अब पूरी नहीं हुई है, रुको जरा, सब्र करो, एक स्लाइड और बाकी है, ले लियो। हाँ, ये मत्स्य संघ जो नाम है ना, ये ध्यान रखना, मत्स्य संघ नाम KM मुंशी ने दिया, मुंशी जी दियो। विराटनगर कहां है? कोटपुतली बहरोड में वर्तमान, ठीक है। वैसे देखा जाए तो विराटनगर अब वर्तमान कोटपुतली बहरोड में इस क्षेत्र में है। तो विराटनगर का संबंध महाभारत काल से रहा है और वो मत्स्य जनपद से संबंधित रहा है, उसी को ध्यान में रखते हुए ये मत्स्य संघ नाम दिया गया, ठीक है। ले भाई स्क्रीनशॉट ले लियो। चलो अब ये जो स्लाइड है, अब भी आपको 181 नंबर के फैक्ट में दी थी मैंने, आप लोगों को याद हो तो, ध्यान से देखते हो तो, यदि टेलीग्राम पे जुड़े हो तो, कोई पैसा आपसे चार्ज नहीं किया जाता, ठीक है। इन चीजों का मैं दावे के साथ कह सकता हूं, राजस्थान की सबसे सुपर जो एक मुहिम चला रखी है हमने जीजीडी फैक्ट के माध्यम से। कोई एग्जाम उठाकर देख लेना, आपको बहुत सारे प्रश्न जीजीडी फैक्ट में से मिलेंगे, क्योंकि बिखरा हुआ ज्ञान जो है बहुत शिद्दत से दिया जाता है। अब जैसे ये है एकीकरण के 19 रियासतें, 3 ठिकाने, एक जो है कमिश्नरशिप प्रदेश, उनके शासक सारे के सारे ऑलरेडी हम दे चुके हैं आप लोगों को टेलीग्राम पे। नहीं लिया हो तो कोई बात नहीं, क्लास में भी बता देता हूं, ठीक है। यानी 19 रियासतों के अनुसार ही पढ़ना है ना आप लोगों को। अब देखो मेवाड़ में भोपाल सिंह भाई राज प्रमुख बने। मारवाड़ के हनुमान सिंह, जब भारत को आजादी मिली तो काली पगड़ी पहन के इन्होंने शोक मनाया था, ठीक है। और ये पाकिस्तान में मिलना चाहते थे, इनको तो जो है बंदूक की नोक पे और साम दाम दंड भेद वाली नीति से मिलाया है यहाँ। तो ये मारवाड़ के हनुमान सिंह, जयपुर के सवाई मान सिंह द्वितीय, बीकानेर के शार्दुल सिंह, कोटा के भीम सिंह कोटा राज प्रमुख में बताया आपको, धौलपुर के उदय भान सिंह, सिरोही के अभय सिंह, शाहपुरा के सुदर्शन देव, जिन्होंने सबसे पहले उत्तरदायी शासन की स्थापना की। टोंक के अजीज उद्दौला, मैंने बताया कि एकमात्र मुस्लिम रियासत टोंक, ठीक है। भरतपुर के ब्रजेंद्र सिंह, अलवर के तेज सिंह अलवर, अभी मैं बात कर रहा हूं बार BN खरे इनके दीवान थे वगैरह, बार बताया, ठीक है। करौली के गणेश पाल देव, जो अभी आपको उपराज प्रमुख में बताए, ठीक है। बांसवाड़ा के चंद्रवीर सिंह, जिन्होंने एकीकरण हो रहा था उस समय कहा कि मैं जो है अपने डेथ वारंट पे सिग्नेचर कर रहा हूं, मैं डेथ वारंट पे हस्ताक्षर कर रहा हूं। क्यों? खुद का शासन तो मतलब कि खुद की रियासत तो जा रही है, लेकिन राजस्थान को एक बनाने के लिए वो जरूरी था, ये इन्होंने कहा था। बांसवाड़ा के चंद्रवीर सिंह ने, डूंगरपुर के लक्ष्मण सिंह, प्रतापगढ़ के प्रताप सिंह, झालावाड़ के हरीश बहादुर, बूंदी के बहादुर सिंह, किशनगढ़ के सुमेर सिंह और जैसलमेर के रघुनाथ सिंह। 19 की 19 रियासतें और 19 के 19 शासक, ठीक है। 4-5 बार रीडिंग करना बस, उसके बाद में हो जाएंगे याद। अब आओ देखो ठिकाने पे, निमराना के राजेंद्र सिंह, लावा के बदसंदीप सिंह और कुशलगढ़ के हरेंद्र सिंह। और अजमेर मेरवाड़ा जो था वो ब्रिटिश नियंत्रण में यानी कि केंद्र शासित प्रदेश था पूरे। अब बताओ मजो है कि नहीं भाई? हमारे एडिटर एडिटिंग भी कितनी मेहनत करते हैं। ये एडिटिंग इस तरीके से, एक फैक्ट जो बनता है आप लोगों के लिए, पहले तो देखो कच्चा मटेरियल में या रामनिवास जी और ये तैयार करते हैं, फिर एडिटर के पास जाता है। एडिटर जो है 3-4 तरह की डिजाइन बना के हमारे पास में वापस बताता है हमें कि भाई सर इसमें से, फिर हम कई सारी डिजाइनों में चेंजेस करवाते हैं। भाई इसे हाईलाइट करना है, इसको ऐसे करना है, इसको बॉक्स में डालो, ये डिजाइन चेंज करो, ये करो, वो करो। भाई स्टूडेंट के लिए अभी क्या फायदे वाली चीज है, अभी उन्हें क्या करना चाहिए, जैसे पशु परिचर की टेस्ट सीरीज की इसमें लगाओ, जिन्हें पता नहीं है उन्हें पता चले, क्योंकि सोल्ड आउट हो जाएगी तो बाद में वो वंचित रहेंगे। सारी चीजें
पूरी तरीके से वेल मैनेज करके और फिर आप लोगों तक पहुंचती है। एक जीजीडी फैक्ट आता है ना, उसमें बहुत सारे लोगों का योगदान है। एक अकेला गौरव सिंह खानेराव नहीं, बहुत सारे लोग बड़ी शिद्दत से काम करते हैं, तब आप लोगों के पास में ये कंटेंट पहुंचता है। यदि कोई और प्लेटफॉर्म होता तो इसके भी चार्ज होते भैया, और होते, हकीकत बात है, क्योंकि यहाँ पे चार्ज हम तो करते हैं ना, मेरे एडिटर के पैसे लगते हैं, मेरी टीम के पैसे लगते हैं, सारे लगते हैं, लेकिन मैं कहां से निकालता हूँ खर्चा? बुक्स की रॉयल्टी से निकालता हूँ, और टेस्ट सीरीज में से जो मुनाफा होता है उससे निकालता हूँ, और खुलेआम कहता हूँ कि भैया ये मुझे फायदा होता है, वो यहां से लगाता हूँ। अच्छा, फिर हम आप लोगों के लिए ही प्रयास में लगाते हैं, जैसे कि अभी भाई प्रकाशक से कैलेंडर सभी स्टूडेंट के लिए मैंने कहा सब जिलों में जाने चाहिए, सभी बुक सेलर के पास में भेजो, जहां से अपनी पुस्तकें वो लेते हैं वहां से वो कलेक्ट कर लेंगे, यही एक माध्यम अच्छा है जिससे पहुंचा सके। ठीक है, एक जनों कहा कि गुरुजी राजस्थान पत्रिका में डला दो। अरे भैया, हर व्यक्ति के लिए थोड़ी है कि भाई कोई बिजनेसमैन है उसके भी देने, ऐसा थोड़ी है। जो स्टूडेंट्स हैं और जो जुड़े हुए हमसे उनके लिए है। हर व्यक्ति तक पहुंचाना तो सरकार निकालेगी, तो माथे में राख थोड़ी गालनी है? ये निःशुल्क वितरित करेंगे हम, 1 लाख कैलेंडर छपवा रहे हैं लगभग, ये निःशुल्क वितरित करेंगे, इसमें भी 15-20 लाख का खर्चा है। यदि आप मोटा मोटा आपको लगता है सर की क्या पता कमाई हो रही होगी, वो हो रहा होगा। हम मुझे तो कुल मिला के आप जितना सक्षम करोगे उतने आप लोग प्रयास देखोगे कि हाँ सर ने हमारे लिए वापस क्या प्रयास कर रहे हैं, देखना कभी। मैं तो कहता हूं आप समीक्षा करना कि हाँ हमारे लिए वापस प्रयास जारी है या नहीं है, कर रहे हैं या नहीं कर रहे, है ना। चलो कोई बात नहीं, धीरे धीरे समझ आ जाएगी। मेरे उद्देश्य, मेरी भावनाएं धीरे धीरे आप लोगों को समझ में आने लगेंगी। ठीक है, ले लो स्क्रीनशॉट, नहीं भी लोगे तो ये तो मैंने दे रखा है आप लोगों को टेलीग्राम पे। ठीक है, चलिए ले लिया, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। ऐसे कहना नहीं चाहिए परिवार के सदस्यों को, क्या थैंक यू कहना और सॉरी कहना, है ना, ये चीजें परिवार के सदस्यों में होती नहीं है। चलिए, कैसी रही आज की एकीकरण की क्लास कमेंट करके बताना जरूर, और बढ़िया तरीके से पढ़ते रहना, रेगुलर रहना, यही है गुरु मंत्र। मिलते हैं अपन अगली क्लास में, अगले वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।